हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पुष्यभूति वंश। ये हरियाणा जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो होने वाला है। यहाँ से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बनते हैं। HHSC है वो हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। और जीके बाय प्रदीप सर की जो बुक है उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहेगा पुष्यभूति वंश के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को हरियाणा में वर्धन वंश के नाम से भी हम जानते हैं। पुष्यभूति प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश था जिसने लगभग 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया है। तो पुष्यभूति वंश है ये प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध मशहूर राजवंश हुआ करता था, जो 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी ये 6वीं शताब्दी का क्या रहेगा, वंश रहेगा। और बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर इस वंश को हम पुष्यभूति वंश है वो कहते हैं। अब ये बाणभट्ट कौन थे ये हम आगे पढ़ेंगे। वह श्रीकंठ जनपद का राजा था और इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करते थी। पुष्यभूति कहाँ का राजा था? श्रीकंठ जनपद, और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। वर्तमान में इसका नाम थानेश्वर है, पहले स्थानेश्वर हुआ करता था। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन, पुष्यभूति, ये इस वंश के 6 शासक है वो हुए हैं। पुष्यभूति वंश का दूसरा जो नाम है वो वर्धन वंश है। हरियाणा में पुष्यभूति वंश को हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक है वो पुष्यभूति को माना जाता है। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम रहेगा शिव मंदिर, स्थानेश्वर के अंदर। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? ये सदाशिव राव ने करवाया था। सदाशिव राव भाऊ, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में योगदान दिया था, उसका नेतृत्व किया था। थानेश्वर का पुराना नाम क्या है? थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर है, और थानेश्वर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में हर एक राजा के बारे में। इस वंश के सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हैं, इम्पोर्टेंट जो राजा माने जाते हैं वो रहेंगे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पिता थे आदित्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती से हुई थी। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन हुई? यशोमती। यशोमती के 2 पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन, और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा कौन था? राज्यवर्धन था। तो राज्यवर्धन बड़ा बेटा था जो हर्षवर्धन से लगभग 4 साल बड़ा था, और जबकि बहन राजश्री 3 साल छोटी थी राजा हर्षवर्धन से। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोकरी राजा गिरिवर्मा के साथ हुआ था। अब राजश्री की जो शादी है वो जो कन्नौज वर्तमान में कहाँ पर रहेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा। वहाँ का एक मोखरी जो नरेश था, मोखरी वंश का राजा था, उसका नाम था गिरिवर्मा। गिरिवर्मा के साथ राजश्री की शादी है वो कर दी जाती है। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी के अंदर, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा जो बेटा है, क्या नाम है? राज्यवर्धन, वो क्या बनता है? राजा बनता है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन क्या बना है? राजा बना। और 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि राज्यवर्धन को शशांक नामक एक राजा ने मार दिया था, और उसकी मृत्यु के बाद महाराजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में क्या बैठते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म वैसे तो 590 ईसा पूर्व हुआ था, और मात्र 16 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को जो गौड़ नरेश शशांक है वो मार देता है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व क्या बैठते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। थानेश्वर विद्रोह दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा जाता है, और 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद यशोमती जो माँ है, या यशोमती जो पत्नी है प्रभाकर वर्धन की, वो भी प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो जाती है। 605 ईस्वी में भी राज्यवर्धन क्या बनता है? राजा बनता है, और 605 ईस्वी में ही राज्यवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
राजश्री की शादी गिरि वर्मा से हुई थी। हमें पता है गिरि वर्मा कौन है, ये उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, कन्नौज का जो मोखरी नरेश है वहां का राजा था ये गिरि वर्मा, उसके साथ राजश्री की शादी हुई। उसके बाद गिरि वर्मा की हत्या कर देता है कौन, देवगुप्त, जो कहाँ का राजा था, मालवा का राजा था। गिरि वर्मा को कौन मार देता है, देवगुप्त, जो मालवा का राजा हुआ करता था। अब राज्यवर्धन जो कि राजश्री का बड़ा भाई था, वो किसको मार देता है, वो देवगुप्त को मार देता है। मालवा के राजा देवगुप्त को मार देता है, क्योंकि देवगुप्त ने किसको मारा था, गिरि वर्मा को। तो राज्यवर्धन किसको मार देता है, देवगुप्त को मार देता है। अब देवगुप्त का एक दोस्त हुआ करता था शशांक। ये शशांक क्या करता है, देवगुप्त की मौत का बदला लेता है राज्यवर्धन से और राज्यवर्धन को मार देता है। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को काटने का क्या किया था, प्रयास किया था। असल में उसने कटवा ही दिया था। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को घर बुलाकर 605 ईस्वी पूर्व में उसकी क्या कर दी थी, हत्या है वो कर दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सती प्रथा की, अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के अंदर सती प्रथा पर पूरी तरह से क्या लगा दिया था, बैन है वो लगा दिया था। अब पढ़ते हैं महाराजा हर्षवर्धन के बारे में। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा पूर्व हुआ था। 606 ईसा पूर्व राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वो क्या बने थे, राजा बने थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वो क्या बने थे, राजा बने थे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों का हिस्सा रहा है कि महाराजा हर्षवर्धन का जन्म है वो किस शताब्दी के अंदर हुआ था। तो 6ठी शताब्दी के अंदर उनका जन्म हुआ था, जबकि 7वीं शताब्दी के अंदर वो क्या बने थे, राजा बने थे, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। महाराजा हर्षवर्धन ने राजा बनते ही सबसे पहले किसको हराया था, शशांक को हराया था। ये शशांक कौन है, ये वही शशांक है जिसने राज्यवर्धन को मारने का क्या किया था, काम किया था। तो महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, महाराजा हर्षवर्धन की 2 राजधानी थी, एक तो थानेश्वर, दूसरा उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ये महाराजा हर्षवर्धन की क्या थी, 2 राजधानियां हैं वो हुआ करती थी। उसके बाद इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर रहेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर है वो रहेगा। इसके अलावा महाराजा हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभाएं हैं वो कहाँ पर किया करता था, प्रयाग के अंदर किया करता था। 629 ईसा पूर्व में महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आता है। उस चीनी यात्री का नाम हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उस चीनी यात्री का नाम रहेगा ह्वेनत्सांग। क्या रहेगा, ह्वेनत्सांग। और इस चीनी यात्री को क्या क्या बोला जाता है, इस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। इस चीनी यात्री को क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। इसके अलावा इसको नीति का पंडित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नीति का पंडित। नीति का पंडित भी ह्वेनत्सांग को बोला जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, ये भी किसके बोला जाता है, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, ये भी ह्वेनत्सांग को बोला जाता है। ये 629 ईसा पूर्व क्या आया था, भारत आया था। 629 ईसा पूर्व ये भारत आया था और 634 से लेकर 644 ईसा पूर्व तक ये महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सियुकी, और इस पुस्तक में इसने महाराजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, महाराजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म ये अपनाने के लिए भारत आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था, तो भारत की खूबसूरती के बारे में, महाराजा हर्षवर्धन के राज्य के बारे में इसने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। तो ह्वेनत्सांग को हम यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, नीति का पंडित इसको बोलते हैं, नीति का पंडित या आधुनिक भारत का शाक्य मुनि बोलते हैं, क्योंकि शाक्य कुल से कौन थे, भगवान गौतम बुद्ध थे, इसलिए। और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था। तो आधुनिक भारत का शाक्य मुनि भी किसे कहा जाता है, ह्वेनत्सांग को कहा जाता है। ह्वेनत्सांग की पुस्तक का नाम क्या रहेगा, सियुकी रहेगा। ह्वेनत्सांग को हम यात्रियों का राजकुमार कहेंगे। ह्वेनत्सांग भारत के अंदर तो आया था 629 ईसा पूर्व, लेकिन 634 से लेकर 644 ईसा पूर्व तक वो महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। महाराजा हर्षवर्धन के दरबार के दरबारी कवि का नाम क्या होता था, बाणभट्ट होता था। और बाणभट्ट का संबंध कहाँ से था, तो थानेश्वर से बाणभट्ट का क्या रहेगा, संबंध रहेगा। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एक है हर्षचरित्र, जो इन्होंने महाराजा हर्षवर्धन के बारे में लिखी है। दूसरा है कादम्बरी। ये दोनों जो पुस्तकें हैं वो बाणभट्ट की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये। तो महाराजा हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित्र लिखी है। इसमें ही महाराजा हर्षवर्धन के पूर्वजों के बारे में बात की गई है। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और यशोमती के सती होने के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं।
तो हर्षचरित्र को किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। और बाणभट्ट कौन थे? ये महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि है, वो हुआ करते थे। इसके अलावा महाराजा हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, महाराजा हर्षवर्धन को 634 और 635 के अंदर 634 और 635 के अंदर महाराजा हर्षवर्धन को एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। क्या था? पुलकेशियन द्वितीय। तो पुलकेशियन द्वितीय नामक उस राजा ने नर्मदा नदी के किनारे पर महाराजा हर्षवर्धन को हराने का काम किया था, मतलब हरा दिया था। इससे पहले महाराजा हर्षवर्धन कभी हारे नहीं थे। तो 634 और 635 में महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। और पुलकेशियन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो ये चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था। तो चालुक्य वंश का ये राजा था। और इस बात की जानकारी कि महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर हराया, इस बात की जानकारी हमें ऐहोल नामक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख को किसने बनवाया था? इस अभिलेख को पुलकेशियन द्वितीय या पुलकेशियन सेकंड ने बनवाया था। और ये कहाँ का राजा था? ये वातापी या फिर बादामी का राजा हुआ करता था। ठीक है। महाराजा हर्षवर्धन एक अच्छे रचनाकार भी थे, यानी वो अच्छी संस्कृत के ज्ञाता थे। और इसी वजह से उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी 3 पुस्तकें काफी इंपॉर्टेंट है। एक है नागानंद, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है रत्नावली। ये 3 पुस्तकें महाराजा हर्षवर्धन ने लिखी हैं। इनकी भाषा कई बार पूछी जाती है, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईसा पूर्व। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 590 ईसा पूर्व। राजा कब बने? 606 ईसा पूर्व। मृत्यु 634 ईसा पूर्व। तो उनको पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। और 647 ईसा पूर्व इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। महाराजा हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो 606 से लेकर 647 तक का रहेगा, जबकि इनका जो जीवन काल है वो कहाँ तक रहेगा? इनका जो जीवन काल है वो 590 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक रहेगा। किसका जीवन काल? ये महाराजा हर्षवर्धन का जीवन काल रहेगा। जबकि शासन काल हमने पढ़ दिया है, शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इनका जो शासन काल है वो 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक है इनका शासन काल रहेगा। उसके बाद जैसे ही महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो भारत के अंदर कौन सा वंश आया था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश भारत के अंदर आया था, उसकी स्थापना है वो हो गई थी। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात जो महाराजा हर्षवर्धन से हमें इस बुक के अंदर नहीं है, जो मेन बात है वो ये है कि 612 ईस्वी के अंदर महाराजा हर्षवर्धन ने एक तो शिलादित्य की उपाधि और दूसरा देवपुत्र की उपाधि है वो धारण करी थी। तो ये 2 उपाधियां है वो महाराजा हर्षवर्धन ने 612 ईसा पूर्व है वो धारण करी थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो किसके बारे में था? पुष्यभूति वंश के बारे में था। आई होप ये यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।